ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हर बार मैंने आपको कभी भी स्टार्ट करने से पहले यही बताया दैट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये होता है आपका एक प्रॉपर सेंटेंस का फॉर्मूला। सब्जेक्ट, यू विल हैव अ वर्ब एंड देन यू विल हैव एन ऑब्जेक्ट। इन दिस वे आपका एक प्रॉपर सेंटेंस फ्रेम हो जाता है। तो अगर बात करते हैं इट इज़ मी और इट इज़ आई, इन दोनों में सही कौन सा है? इट इज़ मी सही है या फिर इट इज़ आई सही है? बहुत सारी किताबें हमें ये बताती हैं दैट इट इज़ आई सही है। अगर आप बुक्स को रीड करने जाएंगे बेसिकली आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप जो बुक्स रेफ़र करेंगे उसमें ये बताया गया है कि हमेशा इट इज़ आई सही होता है। बट देन अगर ये वाला लॉजिक हम अप्लाई करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट वाला लॉजिक अप्लाई करते हैं, तो ये हमारा वर्ब हो गया। इस तो हमारा वर्ब ही होता है, राइट? ऑक्सिलरी वर्ब स्कूल में हमने यही सब पढ़ा है। तो फिर ये हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, विच इज़ वेरी करेक्ट। मी इज़ एन ऑब्जेक्ट। जबकि मैं आई की बात करूँ तो ये एक सब्जेक्टिव केस होता है या फिर आप इसको एक नॉमिनेटिव केस भी बोल सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वाले वीडियोस में पढ़ लिया है। तो बात ये है कि सही कौन सा है, इट इज़ मी या इट इज़ आई? टू बी वेरी फ्रैंक, ये दोनों ही सही है। ये भी सही है और ये भी सही है। अब मैं बताती हूँ कैसे और क्यों। क्योंकि हमने ये वाला फॉर्मूला हमेशा अप्लाई किया है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अगर अब दोनों सही है तो ये कैसे सही है? दोनों सही इसलिए है क्योंकि कई कई बार हम जब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हमेशा याद रखिए हम एक फॉर्मल इंग्लिश की बात कर रहे होते हैं। वी आर टॉकिंग ऑफ समथिंग विच इज़ वेरी फॉर्मल। और जब हम नॉर्मली कॉन्वर्सेशन की बात करते हैं तो हम एक इनफॉर्मल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, राइट? इनफॉर्मल लैंग्वेज ब्रिटिशर्स यूज़ करते हैं, अमेरिकन्स यूज़ करते हैं। और क्योंकि हमने जो इंग्लिश अडॉप्ट की है वो है यूके इंग्लिश, ओके। और नॉर्मल जो अलग इंग्लिश थोड़ी सी जो अलग हो जाती है वो है अमेरिकन इंग्लिश। तो हमने जो यूज़ किया है वो है यूके इंग्लिश, इसलिए हम ये कहते हैं इट इज़ आई। अब लॉजिक इसके पीछे का मैं बताऊंगी आपको क्या है क्या नहीं। फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा इट इज़ आई होता है, इट इज़ मी नहीं होता, ठीक है? बट अब नॉर्मल कॉन्वर्जेशन की बात करूंगी, इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन की बात करूंगी तो इट इज़ मी इज़ ऑल्सो राइट। क्योंकि देखिए हमारी जो भाषा है, हिंदी इज़ आर मदर टंग, इंग्लिश इज़ नॉट आर लैंग्वेज। तो उसके लिए उसके हिसाब से हम पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं इंग्लिश? कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं, कोई एग्जामिनेशन है इसलिए पढ़ रहे हैं। तो हमें किताबों में सिर्फ इतना ही सिखाया जाता है, जबकि इंग्लिश जो नेटिव है बाकी लोगों के लिए, वो बोल चाल की भाषा में ये वाला जो टर्म है या ये वाला जो सेंटेंस है इट इज़ मी, ये सारी चीज़ें इनफॉर्मल चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे हिंदी का भी होता है एक कुछ इनफॉर्मल पार्ट और कुछ फॉर्मल पार्ट, तो हम वो दोनों भी आराम से यूज़ कर लेते हैं। वैसे ही इंग्लिश का है, इनफॉर्मल पार्ट इसलिए हम नहीं सीखते क्योंकि ये हम डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं करते, इसलिए हम ये वाले पार्ट को स्किप कर देते हैं। अब मैं बताती हूँ कि ये सही क्यों है या फिर ये गलत क्यों है। अब सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, राइट? यहाँ पे अगर ये वाला मैं अप्लाई करूँ तो इट बन जाता है हमारा सब्जेक्ट, इस वर्ड बन जाता है हमारा वर्ब एंड मी बन जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। सही तो है? सही है? शायद नहीं, क्योंकि इट हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है हमारा सब्जेक्ट? इट तो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। तो आइए जान लेते हैं बेसिकली कि इट होता क्या है। इट अगर हमारा एक सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो इट आखिर है क्या? पहले बात तो बता दूं दैट इट इज़ यूज्ड फॉर योर नॉन लिविंग थिंग्स। कभी भी हमें किसी नॉन लिविंग थिंग को इंट्रोड्यूस करना हो, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ अ पेन, इट इज़ अ वाइट बोर्ड, राइट? कभी भी किसी नॉन लिविंग थिंग को इंट्रोड्यूस करना हो तो हम इट का यूज़ करते हैं। एनिमल्स के बारे में बात करनी हो तो हम इट का यूज़ करते हैं। इन्फेंट भले वो एक बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो, हम उसको इट ही बुलाते हैं, राइट? इंसेक्ट्स की बात करनी हो तो भी हम इट का ही यूज़ करते हैं। हम ये बोलते हैं इन्फेंट को लेके दैट द बेबी इज़ क्यूट बट इट इज़ क्राइंग अ लॉट और इट क्राइज अ लॉट, राइट? तो इन सब चीज़ों को लेके जब हमको एनिमल्स की बात करनी हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात करनी हो, इन्फेंट के बारे में बात करनी हो, इंसेक्ट्स के बारे में बात करनी हो, तो हम यूज़ करते हैं इट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक अ सेंटेंस, आई वुड से दैट अमेरिका is a developed country, right? America is a developed country, full stop. It
इज़ अ सुपर पावर, राइट। अब हमने देखी यहाँ पे क्या यूज़ किया है, इट को यूज़ किया है। तो बेसिकली इट यहाँ पे है क्या, इट यहाँ पे डिनोट करता है अमेरिका को। इट यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इट क्या करता है, इट हमारे सब्जेक्ट को डिनोट करता है। दिस इज डिनोटिंग द सब्जेक्ट। सो इन अ वे यू कैन से दैट इट क्या है, इट इज योर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। एक वैसा वर्ड, ऐसा वर्ड जो हमारे सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करता है, एक ऐसा वर्ड जो हमारे सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करता है, वो होता है इट। ठीक है, इट कभी भी आपका सब्जेक्ट नहीं हो सकता। माइंड दैट थिंग, इट कैन नेवर बी योर सब्जेक्ट, इट इज समथिंग दैट इंट्रोड्यूसेस योर सब्जेक्ट। हम इट को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बुलाते हैं, उसको सब्जेक्ट नहीं बुला सकते। या फिर उसको आप एम्प्टी भी बुला सकते हैं। एम्प्टी क्यों बुलाना है इट को, क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता। ठीक है, इसका कोई मतलब पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता। अगर मैं ये भी बोलूँ, अच्छा एक बात बताइए, आई होप बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, और बहुत सारे लोग जो नहीं जानते ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। इट का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ इट, कैन एनीबडी टेल मी दैट। इट का प्लूरल फॉर्म होता है दे। ऑलवेज रिमेंबर, इट का प्लूरल फॉर्म होता है दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ श्रीलंका एंड पाकिस्तान आर डेवलपिंग कंट्रीज फुल स्टॉप डैश आर फेसिंग इश्यूज। अब यहाँ पर भी हमने किसकी बात की है, दो सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इट लगाऊंगी तो वो तो सिंगुलर हो जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे क्योंकि मैं यहाँ पे दो कंट्रीज़ की बात कर रही हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे कोई ऐसी वर्ड लगाने जो प्लूरल फॉर्म हो। तो इट का प्लूरल फॉर्म होता है दे। So now read the sentence, Sri Lanka and Pakistan are developing countries, they are facing issues. ओके तो अब तक मैंने आपको क्या बताया है, अब तक मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का जो हम फॉर्मूला है वो अप्लाई जो करते हैं वो सही है बिल्कुल भी। लेकिन जब हम बात इट की करते हैं, इट की बात करते हैं, तो इट कभी भी आपका सब्जेक्ट नहीं होता। इट हमेशा इंट्रोड्यूस करता है आने वाले सब्जेक्ट को। आई रिपीट अगेन, इट हमेशा इंट्रोड्यूस करता है आने वाले सब्जेक्ट को, इसीलिए हम इट को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं या फिर एम्प्टी कहते हैं, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं होता ना। अब बात कर लेते हैं हम एम्प्टी इट की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं आज कहूँ कि आज थर्सडे है, तो मैं इंग्लिश में कैसे कहूँगी, आज थर्सडे है, आज थर्सडे है। लेट्स से मैं कहूँ थर्सडे इज़, नहीं ये सही है नहीं ये गलत है, थर्सडे इज़ नहीं होता। इंस्टेड में क्या कहूँगी, इट इज़ थर्सडे। और अगर मैं कहना चाहूँ कि ठंडी है, गर्मी नहीं, ठंड बहुत पड़ रही है यार। हाँ, अगर मैं कहना चाहूँ कि ठंडी है, तो मैं ये नहीं कहूँगी विंटर इज़, इट इज़ कोल्ड और इट इज़ विंटर, राइट, मैं ये कहूँगी। तो आप अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, थर्सडे इज़ अगर मैं कहूँ या विंटर इज़ अगर मैं कहूँ, तो ये हमारा सेंटेंस बहुत ही गलत हो जाएगा। सेंटेंस को सही फ्रेम करने के लिए मैंने क्या किया है, सेंटेंस को सही फ्रेम करने के लिए मैंने इट का यूज़ किया है। अगर यहाँ पर भी आप मुझे कहेंगे कि मैम इट इज़ अ सब्जेक्ट, इस इज़ अ वर्ब, देन अगेन दैट इज़ रॉन्ग। इस तो पहली बात वर्ब है, ठीक है, बट ये वो वाला वर्ब नहीं है जो हमें चाहिए। अब हमें कौन सा वाला वर्ब चाहिए वो आगे बताऊँगी, फिलहाल इट की बात कर लेते हैं। तो इट की बात जब मैं कर रही हूँ, तो इट ओवर हियर इज़ एन एम्प्टी इट, इसका कोई भी मतलब नहीं है। ओके, इट का कोई भी मतलब नहीं है यहाँ पे, इसलिए हम इसको एम्प्टी बुलाते हैं, खाली बुलाते हैं। या फिर ये सेंटेंस में एक सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करता है, इसीलिए हम इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कह सकते हैं, लेकिन ये एक सब्जेक्ट नहीं होता। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं इट के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं वर्ब की, हमें कौन सा वर्ब चाहिए, इस वो वर्ब है या नहीं है। अगर ये इस वो वाला वर्ब नहीं है तो ये कौन सा वाला वर्ब है, वो सारे हम बात करते हैं आगे। आइए, फाइन देन, हमने इट की बात कर ली, अब बात करते हैं वर्ब की। तो वर्ब प्रोनाउन में सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि ये रूल जो मैं आपको आज डिस्कस कर रही हूँ वो उसके लिए थोड़ा सा ज़रूरी है। ठीक है, तो वर्ब हमेशा दो टाइप के होते हैं, एक तो स्टैटिक वर्ब और एक एक्शन। एक स्टैटिक वर्ब ये होता है जो कोई एक्शन नहीं दिखाता। ओके, द एक्शन, द वर्ब दैट शोज नो एक्शन इज़ नोन एज योर स्टैटिक वर्ब, एंड जो एक्शन सिखाता है, राइट, रनिंग, डांसिंग, गार्डनिंग एक्सेट्रा, ये सारे आपके हो जाते हैं एक्शन वर्ब्स। तो स्टैटिक वर्ब्स कौन से होते हैं, इनमें हमारा आता है बी वर्ब्स,
हैव वर्ब्स एंड डू वर्ब्स, ठीक है। तो क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये बी वाले वर्ब्स या हैव वाले वर्ब्स, डू वाले वर्ब्स, ये किसी भी तरह का हमको एक्शन नहीं दिखाते हैं, ओके, एंड दैट इज़ वाई दे आर कैटेगराइज्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टैटिक वर्ब्स। अब बी में कौन कौन से, आज का जो हमारा ये वो रूल है वो रिलेटेड है बी वर्ब से। बी में कौन कौन से वर्ब्स होते हैं? अगर मैं प्रेजेंट टेंस की बात करूँ तो इज़, एम, आर। पास्ट की बात करूँ तो वॉस, वर, और इसके साथ साथ बीन एंड बीइंग। ये जो सारे आप वर्ड्स देख रहे हैं, इज, एम, आर, वॉस, वर, बीन एंड बीइंग, ये सारे आपके हो जाते हैं बी वर्ब्स। दे आर योर बी वर्ब्स। और आज का जो हमारा छोटा सा रूल है वो इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। और रूल ये है दैट कभी भी जब आपका सेंटेंस शुरू होता है इट से और वो फॉलो होता है एक बी वर्ब से, तो आने वाला जो वर्ड होता है वो हमेशा एक सब्जेक्ट या फिर एक नॉमिनेटिव केस या फिर एक सब्जेक्टिव केस ही होगा। आई रिपीट अगेन, whenever your sentence starts with it, okay, whenever your sentence starts with it and it is followed by any form of be, it can be any form of be, यहाँ से कुछ भी हो सकता है, okay, it is followed by any form of be, then what will happen, the pronoun, इसके आगे अगर कोई pronoun लगा है तो that will be your nominative case or your nominative case or your subjective case. ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो आज का हमारा रूल जो था वो यही था, इसीलिए मैंने आपको इट के बारे में बताया, इसीलिए मैंने आपको बी वर्ब्स के बारे में बताया। अब यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि नॉमिनेटिव केस, इट के बाद में नॉमिनेटिव केस क्यों? तो यही उसका आंसर है, क्योंकि इट हमारा एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, ये हमारे सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करता है। और यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट तो है ही नहीं। हमारा सब्जेक्ट तो यहाँ से शुरू होता है, राइट, आवर सब्जेक्ट इज स्टार्टिंग ओवर हियर। तो इसके आगे जो भी हमारा सेंटेंस होगा वो वहाँ पे फिर हम अप्लाई करेंगे वो वाला रूल। लेकिन इफ़ योर सेंटेंस स्टार्ट्स विथ इट, इट इज़ फॉलोड बाय अ बी वर्ब, तो आगे वाला जो प्रोनाउन होगा वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में ही होगा या फिर सब्जेक्टिव केस में होगा, वो ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होगा। सो दिस वॉज माई टुडेज रूल। सारा कुछ इसी बात पे डिपेंडेंट है, सिर्फ इतना समझाने के लिए ही मैंने आपको इट के बारे में बताया है, मैंने आपको वर्ब के बारे में बताया है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आगे चलते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको हम अब करेक्शन करने वाले हैं अगर कोई मिस्टेक्स हुई तो। ओके, इट इज़ मी हु एम टू ब्लेम, इट इज़ मी हु एम टू ब्लेम। इट, मैंने आपको बताया सब्जेक्ट नहीं है, इस कोई एक्शन नहीं दिखा रहा है, तो ये स्टैटिक वर्ब है। तो जब हमारा सेंटेंस शुरू होता है इट से, फॉलो करता है कोई बी वर्ब से विच जो कि इज है हमारा, अगर कोई प्रोनाउन फॉलो होता है तो दैट शुड बी इन योर सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस। क्या ये सब्जेक्टिव केस है? नहीं, ये तो ऑब्जेक्टिव केस है। तो इट इज़ आई हु एम, यहाँ पे लिख देती हूँ, इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम। इट इज़ मी नहीं, इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम। ये वर्ब देख रहे हैं, आई के साथ हमेशा एम लगता है। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें देख के भी पहचान सकते हैं कि एरर क्या है सेंटेंस में, ठीक है। तो इट इज़ मी नहीं आएगा, इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम। इट वॉज हिम हु मेड दिस मिस्टेक, इट वॉज हिम हु मेड दिस मिस्टेक। इट लगा है, इट के साथ में बी वर्ब है, तो बी वर्ब के बाद क्या ऑब्जेक्टिव केस आएगा? नहीं, इसके साथ आएगा सब्जेक्टिव केस। इट वॉज ही who made this mistake, it was he who made this mistake. Okay, next, third one is hello, it's me, hello it's me। अगेन मैंने यहाँ पे क्या किया है, इट इज़ का कॉन्ट्रैक्शन लिखा है इट्स। अब बात वही हो गई हर बार, इट है, बी वर्ब है, तो मी कैसे आ सकता है? हेलो इट्स आई, ओके, हेलो इट्स आई, क्योंकि आई हमारा सब्जेक्टिव केस है, इसलिए मी ना लग के यहाँ पे आई लगेगा। Don't talk to her, it is her who did this. Don't talk to her, don't talk to she हो जाएगा, राइट ना? यहाँ पे don't talk to her is correct, क्योंकि talk ये तो हमारा प्रॉपर वर्ब है ना, ये तो हमें एक्शन दिखा रहा है, बात करना इज एन एक्शन।
तो वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट ही आता है, राइट। यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस है और ये परफेक्टली करेक्ट है। प्लीज़ थोड़ा दिमाग लगाइएगा अपना। डोंट टॉक टू हर, टॉकिंग इज अ वर्ब, एंड यहाँ पे जो ये हर है ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए ये सही है। लेकिन इट इज़ हर हु डिड दिस, ये सेंटेंस गलत है क्योंकि इट है, बी वर्ब है, और बी वर्ब के साथ में हमारा सब्जेक्टिव केस लगेगा, विच इज़ इट इज़ शी हु डिड दिस। ओके, डोंट टॉक टू हर, इट इज़ शी हु डिड दिस। It is me who is rather ill. It is me, ना, it is I who is rather ill. ठीक है, वो मैं हूँ जो बीमार है, वो नहीं। मेरा देखभाल करो, मैं हूँ बीमार यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं लास्ट वाले सेंटेंस पे। लास्ट वाला सेंटेंस कुछ ठीक से दिख नहीं रहा, मैं वापस से लिख देती हूँ उसको। ओके, लास्ट के कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। इट वॉज ही हु गॉट यू द फोन। इट वॉज ही, अगेन इट is introductory subject. Was is your be verb. It is followed by be, should be followed by a subjective case pronoun. क्या ही एक subjective case pronoun है या फिर मुझे him में change कर देना चाहिए? जी नहीं, ये आंसर perfectly correct है because he is your subjective case. It was he who got you the phone. It was they. It was they. ये भी बिल्कुल सही है। वॉज के बाद में बी वर्ब के बाद में सब्जेक्टिव केस होता है और ये सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, इट वॉज दे, ये सेंटेंस भी परफेक्टली करेक्ट है। अब आते हैं लास्ट सेंटेंस की तरफ। वॉज इट हिम हु स्टोल योर वॉलेट। क्या ये वही है जिसने तुम्हारा पर्स चुरा लिया या फिर वॉलेट चुरा लिया? यहाँ पे भी बी वर्ब है फॉलोड बाय इट, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाता है, फिर बाद की चीज़ें आती हैं। तो दिस सेंटेंस में यहाँ पे पहले तो हमने ऑक्सिलरी वर्ब लिखा है, ऐसा ही एक क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। ओके, वॉज इट हिम हु स्टोल योर वॉलेट? नो, वॉज इट ही हु स्टोल योर वॉलेट? सो नाउ डिड यू सी द थिंग्स आर सो सिंपल। आज के इस वीडियो में हमने इट के बारे में इतना कुछ सीखा, वर्ब के बारे में थोड़ा बहुत सीखा, एंड देन मैंने आपको बताया कि जब भी आपका सेंटेंस शुरू होता है इट से फॉलो होता है एक ऑक्सिलरी वर्ब, स्पेशली बी का थोड़ा जो है ना रूल, वो थोड़ा अलग होता है। तो बी वर्ब से अगर फॉलो होता है तो जो प्रोनाउन आएगा वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में ही आएगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा। मैंने आपको ये भी बताया कि इट हमेशा यूज़ होता है खाली एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है वो, और कई बार एम्प्टी होता है क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं होता है सेंटेंस में। जैसे कि हमने देखा इट इज़ मॉर्निंग या इट इज़ थर्सडे, इट इज़ विंटर, इन सारे सेंटेंसेस में। तो आई होप आपका ये वाला जो रूल है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे ये एक लास्ट चैप्टर था आपके पर्सन प्रोनाउंस का, आगे हम बात करेंगे बाकी सारे प्रोनाउंस की। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग। पढ़ते रहिए और अच्छे मार्क्स स्कोर करिए, एंड डू लेट मी नो इफ़ माई वीडियोज़ आर हेल्पफुल। आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर 300 नाउ। हम ऑलमोस्ट 315 हो गए हैं इन जस्ट अ मंथ ऑफ टू। और आगे होपफुली आई जस्ट होप कि हम आगे और सब्सक्राइबर्स बढ़ें और फैमिली बहुत ज़्यादा बढ़े। तो जस्ट कीप ऑन लाइकिंग एंड शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।